आज आप लोगों के लिए माइक की व्यवस्था हो गई। ठीक है, अब आपको आवाज़ क्लियर आएगी। तो वादे के मुताबिक आईपीसी का तीसरा क्लास, जिसमें हम 2 प्रॉब्लम लेके आए हैं और दोनों प्रॉब्लम की भूमिका क्या है। कब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि कहाँ केस लॉ डालना ज़रूरी ही है और कहाँ केस लॉ ना हो तो काम चलेगा, कहाँ दृष्टांत बहुत ज़रूरी है, कहाँ दृष्टांत ना हो तो चलेगा, कहाँ प्रोसीजर पे डिपेंड प्रॉब्लम है और कहाँ केस लॉ पे डिपेंड प्रॉब्लम है। इस चीज़ को भी समझना समस्यागत सवालों को समझने के पीछे एक बेहतर तरीका है। ठीक है, तो उसको डील करने के लिए मैंने 2 प्रॉब्लम आज ली है। एक तो ली है HJS 1978 की प्रॉब्लम, ठीक है, और एक ली है मैंने UPJ 2016 की प्रॉब्लम, UPPCSJ 2016 की प्रॉब्लम, ठीक है, और एक ली है हमने UPHJS 1978 की प्रॉब्लम। देख रहे हैं? तो पहले HJS 1978 वाली प्रॉब्लम देखते हैं क्या था। फरसा लेकर 4 व्यक्ति, एक एक शब्द प्रॉब्लम का बहुत ध्यान से सुनिए। फरसा लेकर 4 व्यक्ति, अंडरलाइन कर लेना चाहिए, जैसे ही प्रश्न में पूछे वो महत्वपूर्ण टर्म्स जिस पर प्रॉब्लम बेस्ड होती है। तो ये 4 व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं, चाहे दंगा होगा प्रॉब्लम में तो भी संख्या नंबर इंपॉर्टेंट है, लूट होगा तो भी संख्या इंपॉर्टेंट है, सामान्य उद्देश्य में लिए अगर कॉमन इंटेंशन के साथ कोई कार्यवाही काम बवाल मच रहा है तो वहाँ भी संख्या इंपॉर्टेंट है, डकैती में संख्या इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जब संख्या नंबर कोई प्रॉब्लम में आए तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। फरसा लेकर 4 व्यक्ति एक गृह में घुसे तथा वहाँ रहने वाले का पर आक्रमण किया, का पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने घर के अन्य किसी खा को मृत्यु की धमकी पर का के हाथों को इसलिए पकड़ लेने के लिए विवश किया, का के हाथों को इसलिए पकड़ लेने के लिए विवश किया ताकि वह संघर्ष ना कर सके। खा को मृत्यु की धमकी पर, खा को जबरदस्ती धमकी देकर तुम्हें मार डालेंगे, का के हाथों को पकड़ लेने के लिए विवश किया। और ये खा जो व्यक्ति है वो उस परिवार में का है, ना कि वो 4 व्यक्ति जो फरसा लेकर बाहर से आए हैं। यही क्रिस्टल क्लियर हो जाए ताकि वह संघर्ष ना कर सके। तत्पश्चात का सिर काट डाला, एक प्रकार से ऐसे कहें खा से कटवा डाला, का सिर काट डाला। खा को अन्य 4 व्यक्तियों के साथ पुलिस ने 302 के अधीन अभियोजन के लिए भेजा गया। क्या उसे उसी अपराध या किसी अन्य अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित तथा दोष सिद्ध किया जा सकता है? उत्तर के लिए कारण को संक्षेप में बताएं। अब ये प्रॉब्लम देखते ही तो आपके दिमाग में आना चाहिए, पहले मर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपका दिमाग जाना चाहिए क्या जनरल एक्सेप्शन में जो प्राइवेट डिफेंस का पार्ट है किसी को कुछ मिलता दिखता है, तो आपका दिमाग पहले नंबर पर इस 4 व्यक्ति पे जाना चाहिए। तो 5 नहीं 4 ही हैं, तो वहाँ एक जो डकैती वाला मोड बन सकता है, घर में घुस करके मारना, डकैती विद मर्डर, वो नहीं हुआ है। या 5 लोग मिल करके अगर कोई 2 से अधिक हैं, क्या तो वो राइट का एंगल बनता है कि नहीं बनता, वो भी आप देख लें। यहाँ आप देखें, इसमें ये 4 व्यक्ति क्लियर, चूंकि हथियार लेके क्या है, हथियार की प्रकृति भी इंपॉर्टेंट होती है। हथियार में देखें तो ये फरसा है। फरसा क्या होता है? धारदार हथियार है, और धारदार हथियार मतलब एक घोर उपहति और मृत्यु के लिए पर्याप्त है। हथियार की प्रकृति भी प्राइवेट डिफेंस में बचाव का बहुत बड़ा मारक रोल अदा करती है। आप डंडे से मार रहे, फरसे से मार रहे, दोनों से मार कहाँ रहे, शरीर के मृत्यु स्थल पर मार रहे या सामान्य स्थल पर मार रहे, इन सारी चीज़ों पर प्रॉब्लम बेस करती है। तो यहाँ 4 हैं और 4 के हाथ में फरसा है, और उसी फरसे से खा के द्वारा जबरदस्ती का को मरवा दे रहे हैं। खा का उसमें रोल नहीं है,
लेकिन उससे ये काम मृत्यु की धमकी देकर करवाया जा रहा है। तो आप जानते हैं आईपीसी की धारा 94 क्या कहती है? ये प्रॉब्लम कहाँ बेस है? आईपीसी की धारा 94 पर क्या कहती है? वह कार्य जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाए, और वो धमकियां कैसी हों? तत्काल मृत्यु की। स्पष्ट मेंशन है कि अगर वो काम नहीं हुआ तो तत्काल मार देगा। आप केवल इसको सेक्शन 94 लिखकर नहीं छुट्टी पाएंगे, सेक्शन 94 का कोई पार्ट लिखकर छुट्टी नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम आपकी अधूरी रह जाएगी, नंबर नहीं मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा 94 का स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 1 भी नहीं, स्पष्टीकरण 2 में ही इस बात का उल्लेख है कि तत्काल मृत्यु की अगर धमकी है, और उसमें कोई व्यक्ति, बल्कि उसमें उसी स्पष्टीकरण में एक छोटा सा दृष्टांत दिया गया है। आप गौर से देखेंगे 94 आईपीसी का स्पष्टीकरण 2 ध्यान से, तो उसमें लिखा है लोहार द्वारा डाकुओं के प्रवेश पर, डाकू घुसते हैं, लोहार को जबरदस्ती दीवार उस पर सटाकर दरवाजा खोल, तो लोहार बेचारा, चूंकि मृत्यु का संकट है, अगर वो ना तोड़े तो मारा जाएगा, इसलिए वो लोहार बच जाएगा किसके सहारे? इसी 94 के स्पष्टीकरण 2 से। ठीक है, और स्पष्टीकरण 1 नहीं लिखना भूल कर भी, क्योंकि उसमें क्या है, जब वो अपनी इच्छा से पीटे जाने के या धमकी देकर, तो 94 का बचाव नहीं मिलेगा। जैसे कोई जानबूझ करके केवल घोर उपहति की धमकी दे रहा है, यहां ध्यान देना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, तत्काल मृत्यु की धमकी, तभी मिलेगा 94 का लाभ। अगर वैसी सामान्य चोट चपेट की बात है तो वहां लाभ नहीं मिलेगा, या खुद आदमी अपने आप को सौंप दे। वहां क्या हो रहा है, ऊपर वाले सवाल में चारों व्यक्ति जबरदस्ती उसको पकड़ के और कहते हैं तुम मार इसको, घर के सदस्य मरवा दे रहे हैं। तो इसका मतलब उस व्यक्ति का यहाँ जो खान व्यक्ति है, जिसके द्वारा मृत्यु धमकी देके हो रहा है, वो 94 का लाभ पाएगा। तो मैं यही, जैसे वीडियो शुरू किया मैंने बताया, कब आप देखेंगे कि प्रॉब्लम केस लॉ बेस्ड नहीं है, इसमें टोटल जो 94 का स्पष्टीकरण 2 लिखेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, या को केस लॉ लिखे। लेकिन अभी दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। समस्या नंबर 2 यूपी पीसीएसजे 2016 का सवाल है, मनगढ़ंत नहीं, ना वो भी मनगढ़ंत ना ये भी मनगढ़ंत, क्योंकि मुझे खूब पता है यूट्यूब पे जो वीडियो जा रहा है, इसको देखने वाले कोई साधारण किस्म के लोग नहीं हैं। ऐसे जान जाइए, हो सकता है ये एकदम 80 साल का पका पकाया बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर्स भी देख रहा हो, और एकदम लेलल भी करने वाला देख रहा हो। तो उसमें दोनों को ये ना लगे कि बचकाना चल रहा है, ये वकील साहब मूर्ख बना रहे ना, क्लियर कट प्रमाणिक। तो आप यहां देखिए समस्या नंबर 2 यूपी पीसीएसजे 2016 का सवाल क्या है? का विवाह खा से हुआ, खा अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करिए। खा अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती है। एक दिन वह अपने पति का घर छोड़कर अपने प्रेमी गा के घर चली जाती है, और वहां गा के साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगती है। यहां गा का अपराध बताइए। गा मतलब जो दूसरा उसका प्रेमी, वो जो का विवाह खा से हुआ, खा अपने पति से, यानी ये का पति है, का पति है, और खा क्या है? पत्नी है। मेंशन कर लीजिए। ठीक, अब आइए सवाल के ट्रैक पर। यह सवाल यूपी पीसीएसजे 2016 का है। उस समय एडल्ट्री अपराध थी, और अगर पति की सहमति नहीं है और पत्नी को विवाहिता जानते हुए कोई पर मर्द उससे संपर्क करता है, तो ये एडल्ट्री का दोषी होता था और दंडित किया जाता था। इस सवाल को मैंने जानबूझकर चुना, क्योंकि ये सवाल हो सकता है आपसे पूछा भी जाए, दोबारा रिपीट करके पूछ सकते हैं एपीओ में। क्यों पूछ सकते हैं? आपसे चेक करेंगे कि एडल्ट्री के बदलते हुए कानून को आप कितना समझते हैं, और दूसरे, आपका माइंडसेट आज भी समाज की तरह तो नहीं है। इसी केस को डील करते हुए दीपक मिश्रा सर का गठन था, जिसमें चीफ जस्टिस थे। हालांकि शुरुआत में मैटर 3 न्यायमूर्तियों द्वारा सुना गया था, दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़। बाद में जब सरकार ने बहुत दबाव बनाया कि विवाह व्यवस्था इससे भंग हो जाएगी, फला ढिमका, बहुत कोशिश किया कि एडल्ट्री अपराध बनी रहे, तो इसको संविधान पीठ को मामला दीपक मिश्रा सर ने सौंपा था,
और उस पीठ में 3 के अलावा 2 और न्यायमूर्ति आए थे, आर एफ नरीमन और इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा को आप जानते हैं, ये वकालत पेशे से सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायमूर्ति महोदया हैं। ठीक है, तो इन 5 लोगों ने क्या मैटर इसको डील किया था, इस केस को जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मैटर से आप ध्यान देकर देखेंगे, बहुत लैंडमार्क मशहूर जजमेंट है। अभी क्लियर करते हैं कि इस केस का उत्तर अब कैसे सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान देना। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो घोषित कर दिया गया 497 को, लेकिन ये 497 असंवैधानिक कर दिया, लिख देने मात्र से नंबर ना मिलेगा। इस केस को, इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए जोसेफ साइन का केस, और ये भी मेंशन करें कि किस तरीके से 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित, असंवैधानिक घोषित किया है। आप बताएं कि 497 को उस पॉइंट पे रखा है जो हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के ग्राउंड हैं, जारता, वहां तलाक का आधार बनाए रखा है। तो अब आप इस प्रश्न में सोचें, वो जो प्रेमी है कि प्रेमी ने क्या उसकी पत्नी को बुलाया था, तो एब्डक्शन का भी, वो अपहरण का भी केस नहीं बनता। उसको जोर जबरदस्ती भी नहीं की, ये पत्नी स्वयं से गई और इस पति की रजामंदी के बगैर गई। अब चूंकि एडल्ट्री के अपराध को माननीय सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायमूर्तियों की पीठ ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी रजामंदी का कोई मतलब नहीं रहा। पत्नी वयस्क है, पति से बगैर सहमति के गई है, तो यहां एडल्ट्री का, अपहरण का कोई सेक्शन ना लगने वाला। तो अब बचता क्या है भाई, इसका दोनों एक ही, यही पहले होता था कि पति की गैर मौजूदगी में अगर संपर्क है और उस व्यक्ति को पता है कि उसकी पत्नी है, किसी से ब्याहता है, तो वो जो प्रेमी गा है, पूछा रहा सवाल कि प्रेमी गा का अपराध बताइए, तो आज की डेट में प्रेमी गा का कोई अपराध नहीं है। अगर ये 16 में क्वेश्चन जब आया था, डील किया गया था, तो उसने पति के गैर मौजूद सहमति से कार्य किया था, तो उसका रेप का तो संबंध नहीं बनेगा। गा ने जिससे संपर्क किया या विवाह के तौर पे रहने लगा, लिव इन जैसे होता है, तो उस संपर्क में रहते हुए वो रेप का तो जुर्मकार नहीं करता, लेकिन एडल्ट्री का दाता था, जुर्मकार था वो। अब यहां आज के डेट में क्या हो गया, गा ने वो भी अपराध नहीं किया, तो क्या किया, तो आप नीचे के लाइन में मिल करके इसी पीठ ने क्लियर किया कि यही 457 वहां जीवित हो जाए, 97 जीवित हो जाएगी। कहां, जब तलाक का मैटर आएगा, यानी दीवानी मुकदमों में ये तलाक का ग्राउंड बना रहेगा। तो इस केस को चुनने का मतलब मेरा था कि इसमें आपको, इस व्यक्ति को, गा को, वो दीवानी मुकदमे में ले जा सकती थी, घसीट सकती थी कि, सॉरी गा को नहीं, इसका पति का जो है उसके ऊपर डाइवोर्स का केस कर सकता है कि भैया मुझे ये पत्नी ना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये किसी और मर्द के संपर्क में है और ये जारता मैं पसंद नहीं करता। तो आपको इसी बहाने 3-4 चीजें क्लियर थी। अब बताइए, खुद सोचिए कि इस केस के जजमेंट में क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट है डील करने में, क्या इस केस को डील करने के लिए कोई धारा बहुत महत्वपूर्ण रह गई है, केस ला महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जब कई सवाल डील करेंगे, खुद ब खुद पता चलेगा कौन सा सवाल सेक्शन पे निर्भर करता है। नहीं जहां पाए वहीं हम केसला नहीं डाले थे, हम केसला डाले थे, अरे बिन सर पर के केसला कैसे डाले थे, नहीं डाले थे, कुछ तो वजन होता है। अब इस सवाल में टोटल डिपेंडेंसी किस पर है, जोसेफ साइन के इस केस पर। आप पूरा लिख दिए, सही उत्तर लिखा, लेकिन अगर ये केस ला नहीं डाला तो अगर 10 नंबर का सवाल है तो निश्चित 3 या 4 नंबर आपके काटेगा। और आपने सही लिखा, केस ला डाल दिया तो टोटल मिल जाएगा। ऐसे ऊपर वाले सवाल में आप बिन बात के एक केस ठोक रहे हैं और आप 94 का स्पष्टीकरण 2 नहीं लिख रहे हैं, तो आपका वो केस ला यक्को नंबर ना दिलाएगा, बल्कि गुस्से में आ गया तो और 2 क्वेश्चन में से नंबर काट लेगा। तो आज के क्लास से दोनों प्रॉब्लम से हमने आपको यह बताने की कोशिश की है कि प्रॉब्लम देखते ही आपको हिट करना चाहिए, कोई चेंज तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई माननीय जबरदस्त निर्णय तो नहीं है हाई कोर्ट का जिस पर यह प्रॉब्लम बेस है, या एकदम प्रक्रिया बेस्ड है। अगर प्रक्रिया बेस्ड है तो वहां केस लॉ डजन मैटर, और अगर लैंड लॉ केस बेस्ड है तो प्रक्रिया एक हिस्सा के तौर पर देखी जाएगी, आवश्यक, ऐसा नहीं कि नॉर्मल। आवश्यक वो तो आप लिखेंगे नहीं, 497 जाहिर नहीं करेंगे तो आप 0 हो जाएंगे, लेकिन विदाउट लैंडमार्क केस लॉ आपको पूरा नंबर ना मिलेगा। अब आपको यह भी समझ में आया होगा कि अगर केस लॉ नहीं लिखते हैं तो क्यों नंबर कटता है, और लिखते हैं तो क्यों कटता है। ऊपर वाले में लिख के भी कुछ नंबर ना पाएंगे
क्योंकि वो सवाल टोटली डिपेंड है आपसे केवल इतना जानना चाहता है कि वो जो खा व्यक्ति है जिससे जबरदस्ती हत्या करवाई गई, समझ रहे हैं, वो 94 के स्पष्टीकरण, आप कल 94 का लाभ मिलेगा, नंबर उतना नहीं मिलेगा, लेकिन जो लिख के आएगा 94 का स्पष्टीकरण 2 से लाभ मिलेगा। कहीं भूल से 1 लिखा तो भी नंबर कटेगा। जहां पर बेस्ड है वही लिखना है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक कल आईपीसी की और रहेगी, उसके बाद एविडेंस शुरू करूंगा। आप लोगों का सहयोग स्नेह बना रहे, हमारी यही आकांक्षा है। आज माइक से हमने थोड़ा बोला है, देखिएगा आवाज़ की क्वालिटी क्या है, कमेंट करिएगा। और साथ ही आगे की क्लास को अपना कमेंट, अपना थैंक्स, अपना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपके ऊपर निर्भर करता है। हम बहुत आपके आभारी हैं कि आप हमारे क्लास को बहुत स्नेह दे रहे हैं। लाइक से पता चलता है, कमेंट से पता चलता है। आप लोगों के प्यार दुलार को इसी प्रकार का आकांक्षी भाव से रखते हुए आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे फिर, ठीक है। सत्यमेव जयते।